आज जो चैप्टर है आपके पास ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट इसको बोलते हैं। और सॉलिड स्टेट को जानने से पहले भी आपको ये जरूरी है जान लेना कि बेटा द्रव्य, और द्रव्य को हम एक और चीज कहते हैं पदार्थ। हाँ, मैटर भी इसी को कहते हैं। द्रव्य या पदार्थ क्या होता है? ज़्यादातर बच्चों ने अपनी पिछली क्लासेस पे इस बात को पढ़ रखा है, लोअर क्लासेस पे आपने पढ़ रखा है कि जब भी आपसे कोई पूछता है द्रव्य क्या है, पदार्थ क्या है, आप दो बातों का विशेष ध्यान रखते हो। पहली बात का विशेष याद रखते हो क्या? द्रव्य वह है, एक तो सबसे पहली उसमें बात होनी चाहिए स्थान घेरता हो। अगर कोई भी पदार्थ द्रव्य है या कोई भी वस्तु द्रव्य है तो उसका पहला नेचर ये होना चाहिए कि वो स्थान घेर ले, पहली बात। और दूसरी बात, अगर वो स्थान घेर लेता है तो एक और बात चेक करेंगे कि उसमें द्रव्यमान होता हो, अर्थात उसका कुछ ना कुछ वजन निकले जरूर। वजन कम निकले, वजन ज्यादा निकले, कुछ भी हो लेकिन निकले जरूर, द्रव्यमान हो। आप ऐसे सभी पदार्थों को द्रव्य बोलते हो। और फिर आपने इस बात को भी शायद मेरे ख्याल से पढ़ रखा होगा कि अगर मैं द्रव्य को या पदार्थ को अगर मैं बांटना स्टार्ट करता हूं तो द्रव्य या पदार्थ मुझे 3 प्रकार के मिलते हैं। देखो मैं यहां लिखता हूं, आप द्रव्य या जब पदार्थ की बात करते हैं तो आप ये पाते हैं कि द्रव्य या पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। बेटा अभी इस बात को लेके बहुत खुश मत हो जाना या अपने आप में बिजी ना हो जाना कि सर जी तो वो पढ़ा रहे हैं जो हम लोगों को बहुत अच्छे ढंग से आता है, अभी सर जी वो भी पढ़ाएंगे जो तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं आता है? तो द्रव्य या पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3। और उन 3 प्रकारों में मैं बात करता हूं तो पहले प्रकार ठोस। आप ठोस पदार्थ कह सकते हो या ये भी कह सकते हो कि पहले प्रकार का जो पदार्थ पाया जाता है वो जिस अवस्था में होता है हम पदार्थ की उस अवस्था को क्या कहते हैं? ठोस अवस्था। पदार्थ एक और अवस्था पर पाया जाता है, द्रव अवस्था। पदार्थ की एक और अवस्था होती है गैस अवस्था। बेटा गैस अवस्था को गैसीय अवस्था भी कहते हैं। अर्थात आपके पास कोई भी पदार्थ है वह मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, या तो पदार्थ ठोस अवस्था में होता है या द्रव अवस्था में या गैस अवस्था में। हालांकि मैं इस चीज को बहुत ज्यादा डिटेल में लेके जाने वाला नहीं कि ठोस अवस्था क्या होती है, द्रव अवस्था क्या होती है या गैस अवस्था क्या होती है, लेकिन फिर भी कुछ चीजों पर इस पर चर्चा करेंगे। क्या चर्चा करेंगे कि कोई भी पदार्थ जब भी कभी किसी अवस्था पर जाता है हम अवस्था का निर्धारण 2 पैमानों पर ही करते हैं। नॉर्मली छोटी क्लास से भी यही 2 पैमाने लेकर चल रहे हैं। कौन कौन से पैमाने लेकर चल रहे हैं? पहला पैमाना है आयतन और दूसरा पैमाना है आकृति। अभी मैं बस इतनी बात पूछता हूं, क्या आप आयतन और आकृति दोनों को एक ही मानते हैं या आयतन और आकृति दोनों ही अलग अलग चीजें हैं? अलग अलग चीजें, तो ठीक है। नहीं तो भैया बहुत जगहों पर तो बच्चा क्या करता है, आकृति और आयतन एक ही चीज मान लेता है, लेकिन ऐसा बहुत छोटी क्लासेस में होता है। आपकी क्लास में ऐसा नहीं होना चाहिए और है भी नहीं। जो कि आयतन क्या होता है? किसी पदार्थ के द्वारा घेरा गया स्थान, उसको आयतन कहते हैं। आकृति क्या होती है? किसी भी पदार्थ की बनावट आकृति बताती है और जो घेरा गया स्थान है वो बताता है आयतन। तो मैंने क्या देखा इन तीनों ही पदार्थों पर कि जब मैं आयतन और आकृति को ढूंढने चलता हूं और ठोस अवस्था पर बात करता हूं, ठोस अवस्था में पदार्थ का आयतन कैसा होता है? निश्चित। मतलब आप पदार्थ के आयतन को बदल नहीं सकते हैं।
अगर कभी भी किसी भी ठोस पदार्थ का आयतन ऐसा मान लिया जाए 10,000 सेंटीमीटर क्यूब है, तब आप उस पदार्थ के आयतन को कुछ भी कर लें, लेकिन उस द्रव पदार्थ के आयतन को आप उस ठोस पदार्थ के आप आयतन को बदल नहीं सकते। हाँ, बदलाव तो इसमें भी नहीं होता है, आकृति में, अर्थात क्योंकि आकृति में बदलाव नहीं होता है, इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि ठोस पदार्थ की आकृति कैसी रहती है, निश्चित। अब कोई सर ये निश्चित कैसी रहती है, समझो। ये जो डस्टर आपके पास है लकड़ी का, ये ठोस अवस्था में है। जब मैंने खरीदा था बेटा तो भी इसी आकृति का था, और इसको चलाते हुए बहुत महीने बीत गए। अब तो क्या होता है, ये डस्टर से साफ भी नहीं होते हैं, तो अब इनको तो यूज भी नहीं किया जाता। तो ऐसे तो मैं देखूँ ये कई वर्षों का हो गया, और कई वर्ष बाद भी अगर मैं इसको देखता हूं तो इसकी आकृति में कोई भी बदलाव नहीं है, अर्थात ठोस पदार्थ की आकृति भी बदलती नहीं है। लेकिन यह भी सोचने वाली बात है, कुछ ठोस पदार्थ ऐसे भी हैं जिनकी आकृति को आप बदल सकते हो, लेकिन जब उन पर बाह्य बल लगाया जाएगा। आपके पास लोहे की रॉड है, आप बाह्य बल लगा के उस लोहे की रॉड की आकृति को बदल सकते हो, लेकिन यह उस समय की बात हो रही है जब आपने किसी भी प्रकार का बाह्य बल लगाया नहीं है। तब आयतन भी निश्चित होता है और आकृति भी निश्चित होती है। जैसी बनावट का ठोस पदार्थ लाए हो वैसी ही बनावट का ठोस पदार्थ बना रहेगा, लेकिन कब तक, जब तक कि आप कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी बल नहीं लगा देते हो। क्योंकि बाहरी बल लगा देने पर तो बहुत सारे ऐसे भी पदार्थ हैं जिनकी ठोस अवस्था में आकृति क्या हो जाती है, बदल जाती है। नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं, द्रव पर बात करते हैं। द्रव का आयतन बेटा निश्चित रहता है। अब कहोगे सर द्रव का आयतन निश्चित क्यों रहता है? द्रव का आयतन निश्चित इसलिए रहता है कि अगर मेरे पास मान लीजिए कि 3 लीटर जल है, अब उस 3 लीटर जल को मैं बाल्टी में भी डाल दूंगा तो भी 3 लीटर होगा। अगर उसी 3 लीटर जल को मैं टब में भी डाल दूंगा 3 लीटर ही रहेगा, और अगर उस 3 लीटर पानी को आप ड्रम में भी डाल दोगे 3 लीटर ही रहेगा। तो ऐसी कंडीशन पर मैं ये मानता हूं कि आयतन में द्रव पदार्थ के कोई बदलाव नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर आयतन में बदलाव नहीं तो आयतन तो निश्चित हो गया, लेकिन आकृति की बात की जाए तो बेटा आकृति होती है अनिश्चित। पूछता है सर जी आकृति कैसे अनिश्चित हो गई? सोचो, आकृति इसलिए अनिश्चित हो गई कि जब आपने इसको सबसे पहले बाल्टी में डाला था तो ये बाल्टी के आकार ग्रहण कर लिया था 3 लीटर जल ने। फिर इसके बाद आपने इसको टब में डाल दिया तो इसकी आकृति बदल गई और टब की आकृति में ग्रहण कर लिया इसने। और जब ड्रम में डाला है तो इसने ड्रम की आकृति को ग्रहण कर लिया। आप इसको पाइप में भर दोगे तो ये पाइप की आकृति को ग्रहण कर लेगा। द्रव पदार्थ की आकृति वो आकृति है जिस पदार्थ के अंदर आपने भर दिया, ये उसी की आकृति को ग्रहण कर लेता है। जग के अंदर भर लिया आपने द्रव को तो वो जग की ही आकृति को ग्रहण कर लेगा। बाल्टी के अंदर रख लिया तो वो बाल्टी की आकृति को ग्रहण कर लेगा। द्रव पदार्थ की आकृति क्या होती है, उस आकृति पर डिपेंड करता है जिस आकृति पर आपने द्रव पदार्थ को भरा है। इसका मतलब लगातार मैं दूसरे पदार्थ पर द्रव को डाल दूंगा, दूसरे बर्तन पर डाल दूंगा अगर द्रव को, तो उसकी आकृति बदल जाएगी। इसलिए आकृति मैंने कैसी कर रखी है, अनिश्चित। गैस में तो बेटा दोनों ही अनिश्चित होते हैं, अर्थात ना तो आकृति निश्चित होती है और ना ही आयतन। आयतन निश्चित इसलिए भी नहीं होता, देखो आपके पास अगर गैस है, कोई भी, मैं मान लेता हूं आपके पास 15 लीटर गैस है। अगर आप उसको 15 लीटर के सिलेंडर पे भर के रखोगे तो 15 लीटर उसका आयतन है। अगर आप उसी गैस को 40 लीटर के सिलेंडर पर भर देते हो तो जानते हो गैस 40 लीटर के सिलेंडर को पूरा घेर लेगी। और मैं तो कहता हूं अगर वही गैस अपने यहां कमरे पर भर दी जाए तो ये पूरे कमरे के आयतन को घेर लेगी। अर्थात गैस का आयतन भी निश्चित नहीं होता। और क्योंकि गैस का अणु लगातार गति करता रहता है, इसकी आकृति भी निश्चित नहीं हो पाती है। तो गैसों में एक विशेषता होती है कि जब कोई पदार्थ गैसीय अवस्था पर होता है, आयतन तो उसका अनिश्चित होता ही है, उसकी आकृति भी कैसी होती है, अनिश्चित। क्या लिख गया, अनिश्चित लिखना चाहिए था ना, अनिश्चित। लेकिन मैं क्या सोचता हूं, कभी कभी बच्चों के दिमाग में आता है सर जी हम तो पदार्थ की 2 अवस्थाएं और पढ़ रखे थे, याद है? चलो, पदार्थ की 2 अवस्थाएं बेटा और भी होती हैं।
तीन अवस्थाओं को आपको अच्छे ढंग से जानना चाहिए और दो अवस्थाओं के बीच में थोड़ा सा नॉलेज रख लेना चाहिए था। पदार्थ की जो चौथी अवस्था, पदार्थ की केवल तीन ही अवस्थाएं नहीं है, दो अवस्थाएं और है। पदार्थ की जो चौथी अवस्था होती है उस अवस्था को कहते हैं प्लाज्मा। यह पदार्थ की चौथी अवस्था है। बेटा पांचवी अवस्था भी है एक पदार्थ की, अगर आप जानते थे पहले से बहुत ही अच्छा था, नहीं जानते थे तो भी अच्छा ही है, लेकिन जैसे आज के बाद ना जान पाए अवस्था क्या है पांचवी या चौथी, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। तो चौथी अवस्था पदार्थ की क्या होती है? प्लाज्मा। और पदार्थ की जो पांचवी अवस्था होती है थोड़ा सा बड़ा नाम है बोश। बेटा कुछ किताबों में आइंस्टीन लिखा है और कुछ किताबों में लिखाया गया है आइंस्टाइन। तो मेरे ख्याल से आप समझते हो सेम कैटेगरी पे चीजें बताई जा रही हैं, उच्चारण अलग अलग है। कंडेंसेट, ये पदार्थ की पांचवी अवस्था। हाँ, थोड़ा सा अगर मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना चाहूं तो कहता है सर जी कोई भी पदार्थ प्लाज्मा की अवस्था पर कब आता है, या हम कौन सी अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं, क्योंकि ठोस अवस्था को हमने बहुत अच्छा पढ़ रखा है, द्रव को बहुत अच्छा पढ़ रखा है पहले से, और गैस को भी हम जानते रहे। लेकिन अभी प्लाज्मा एक ऐसी अवस्था है जिसके विषय में शायद कुछ बच्चों ने तो पहली बार सुना होगा, कुछ बच्चों ने इसके पहले सुने होंगे कुछ नाम। तो बेटा जब कोई पदार्थ ठोस और द्रव, देखो मैंने बीच में भी इसीलिए लिखा है, प्लाज्मा को किसके किसके बीच लिखा है, ठोस और द्रव। तो जब कोई पदार्थ ठोस और द्रव के बीच की अवस्था पर होता है, पदार्थ की उस अवस्था को हम कहते हैं प्लाज्मा। अर्थात पदार्थ को उस समय ना तो ठोस कहा जा सकता है और पदार्थ को उस अवस्था में ना तो द्रव कह सकते हैं, तो उस बीच वाली अवस्था को आप क्या कहते हो? प्लाज्मा। ये प्लाज्मा एक ऐसी अवस्था है जो किन अवस्थाओं के बीच में आती है? ठोस और द्रव। और सेम उसी प्रकार बोस आइंस्टीन कंडेंसेट या बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट पदार्थ की वह अवस्था है, यह पदार्थ की यह अवस्था तब प्राप्त होती है जब कोई पदार्थ द्रव अवस्था और गैस अवस्था के बीच की अवस्था को ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रकार से पदार्थ की चौथी और पदार्थ की पांचवी अवस्था ही हो गई। लेकिन मैं अभी भी मानता हूं इस बात को कि आपको अभी पदार्थ की मुख्य रूप से कितनी बातों पर, अवस्थाओं पर तैयारी रखना है? 3, चौथी और पांचवी। जब कभी भी आपको हायर क्लास में जरूरत पड़ेगी आपको खुद टीचर पढ़ाएंगे और उसको बताएंगे बाकी की चीजें। लेकिन जो मेरे हिसाब से इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी मैंने वो दी है इंफॉर्मेशन, तो इस बात को भी थोड़ा सा याद रखें। फिर क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम तो ठोस अवस्था है, इसका मतलब हम पदार्थ की बाकी की 4 अवस्थाओं से कुछ भी मतलब नहीं रखेंगे। मात्र और मात्र अगर हम कभी किसी पदार्थ की किसी अवस्था से मतलब रख रहे हैं तो पदार्थ की कौन सी अवस्था है? वो ठोस अवस्था। अब ये भी बात आती है कि पदार्थ की ठोस अवस्था या ठोस पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले देखो मैं क्या लिखता हूं, या एक हेडिंग बना देते हैं। क्या लिखा है? अवयवी कणों की व्यवस्था, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, अवयवी कणों की अव्यवस्था के आधार पर ठोसों के प्रकार। अब मैं सबसे पहले पता करना चाहता हूं कि अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर अगर मैं ठोस को चेक करूं तो ये कितने प्रकार के आते हैं। बेटा अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस पदार्थों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है क्रिस्टलीय ठोस, या जिसको क्रिस्टलाइन सॉलिड भी कहते हैं, और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस को एमॉर्फस सॉलिड भी कहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस। हालांकि दोनों प्रकार के ठोस के विषय में बहुत सारी भ्रांतियां अभी भी व्याप्त हैं, लेकिन अभी क्या करेंगे कि आज पता करेंगे इस बात को कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या है
और भैया उसके भी पहले एक बात और पता करेंगे, इसका अर्थ क्या है? अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर। देखो मैं क्या सोचता हूं, अब मैं आपको थोड़ी सी बात बताता हूं। जैसे बना भी लेते हैं दोनों को। मैंने ये क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के टुकड़े को लिया और मैंने इतना ही बड़ा टुकड़ा ले लिया अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का, छोटा टुकड़ा हो गया। अभी भी टुकड़ों का आकार अगर थोड़ा बहुत कम जाता है बेटा, उसको एडजस्ट कर लेना। कुल मिला के हम लोगों को तो चीजें समझनी है। तो मैं क्या करता हूं, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ को बनाता हूं। अच्छा, प्रत्येक ठोस पदार्थ या प्रत्येक द्रव्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। अगर ये ठोस है तो ये भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा। मैं उन छोटे छोटे कणों को बना दे रहा हूं। वैसे तो किसी भी ठोस पदार्थ में वो क्रिस्टलीय है या अक्रिस्टलीय है, उसके कण बहुत ही छोटे होते हैं। इतने छोटे होते हैं बेटा, कणों को हम देख नहीं सकते। अगर एक केवल कण को दिखा जाए तो हम लोगों को दिखाई भी नहीं पड़ेगा। देखो ये एक पहला तो मैंने ठोस पदार्थ बना दिया, एक और ठोस पदार्थ बना दिया। अब हाँ ये यार ये कह रहे थे कि इसको अगर पढ़ेंगे तो सबसे पहले नंबर आएगा अवयवी कण क्या होते हैं। कैसे हर बार बेटा ये कम से कम शब्द आपके पूरे ही चैप्टर में 20 से 25 बार का, इससे भी ज्यादा आ जाए। अवयवी कण, अवयवी कण और अवयवी कण। और लेकिन अगर आप ये बात ना जान पाए कि अवयवी कण का अर्थ क्या है, चैप्टर तो पढ़ डाले लेकिन अवयवी कण ही ना जान पाए, तो बेटा प्रत्येक ठोस पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और पदार्थ, ठोस पदार्थ जो इन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, इन छोटे कणों को ही क्या कहते हैं? अवयवी कण। एक ठोस पदार्थ जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उन छोटे छोटे कणों को ही कहा जाता है अवयवी कण। तो अवयवी कण कोई बहुत अलग सी बात नहीं है, बस इतनी बात है कि एक ठोस पदार्थ आपके पास है और ठोस पदार्थ जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, आपने उन्हीं छोटे छोटे कणों को क्या कह रखा है? अवयवी कण। अगर आपको लोहे की एक रॉड दे दी जाए तो लोहे की रॉड लोहे के छोटे छोटे परमाणुओं से बनी है, तो हम पूछेंगे लोहे की रॉड का अवयवी कण कौन है, तो आप कहोगे सर जी लोहे के छोटे छोटे परमाणु। अगर मैं किसी दूसरे पदार्थ की बात करता हूं, कोई भी दूसरा पदार्थ ले लेते हैं, जैसे बर्फ। बर्फ भी तो एक ठोस पदार्थ है। बर्फ छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनी होती है। जानते हो बर्फ जिन छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनी होती है उसका सूत्र होता है H2O। तो अगर कोई पूछेगा बर्फ का अवयवी कण कौन है, मैं बताऊंगा H2O। कोई पूछेगा हीरे का अवयवी कण क्या है, तो मैं बताऊंगा कार्बन एटम। तो जब भी कभी किसी पदार्थ के अवयवी कण की बात आती है, अवयवी कण वे कण होते हैं जिनसे कोई पदार्थ मिलकर क्या हुआ है? बना है। तो क्या अवयवी कण जानेंगे? बच्चे को एक और बात पता होनी चाहिए कि अवयवी कण कौन कौन से रूपों में पाए जाते हैं। आज तक जब जितने भी आपने ठोस पदार्थ देखे हैं, उन सभी ठोस पदार्थों में अवयवी कण किन किन रूपों में मिले हैं? तो बेटा ये ध्यान रखिएगा, अवयवी कण जो हैं ये अणु के रूप में हो सकते हैं। अणुओं को भी अवयवी कण कहते हैं। मॉलिक्यूल, अवयवी कण को, अवयवी कण अर्थात कोई भी ठोस पदार्थ छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनता है या परमाणुओं से मिलकर बनता है। तो अवयवी कण परमाणु भी हो सकते हैं जिनको हम एटम कहते हैं, और बेटा अवयवी कण आयन भी हो सकते हैं। आयन को तो बेटा आयन ही कहते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी चीज ना पता हो, अणु क्या है, परमाणु क्या है, आयन क्या है, तो बताना हमको। अणु अगर ना जानता हो कोई व्यक्ति, H2O
ये एक क्या है? अणु। पूछेगा क्यों सर जी अणु है? क्योंकि इसमें एक से ज्यादा परमाणु मिले हुए हैं। देखो H2O के सूत्र में हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो 3 परमाणु हो गए ना। तो ये परमाणु नहीं, ये क्या है? अणु। और परमाणु क्या होता है? जो अकेला हो। जैसे सोडियम के टुकड़े को ले लेंगे तो उसमें सोडियम 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 के अलावा कोई दूसरा नहीं है, तो आप उसे कहोगे परमाणु। और आयन की बात होगी तो नमक के फॉर्मूले को आपने देखा, उसमें आप जब भी आयनों में तोड़ते हो नमक के फॉर्मूले को Na+ और Cl, अर्थात ये किससे मिलकर बना है? आयनों से। तो ठोस पदार्थ जो होते हैं उनमें अणु परमाणु या आयन पाए जाते हैं, और उन्हीं अणु परमाणु या आयनों को कहते हैं अवयवी कण। अब क्रिस्टलीय ठोस की बात की जाए, देखो क्रिस्टलीय ठोस में मैंने एक चीज देखा है, आप यहां से स्टार्ट करिए और यहां पर एंड कर दीजिए। स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक देखो, यहां गोले के नीचे बिल्कुल गोले रखे हुए हैं, अर्थात अवयवी कण के बिल्कुल नीचे अवयवी कण। आप इधर की ओर भी जाएंगे तो अवयवी कण के जस्ट बगल में अवयवी कण, अर्थात व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है। आप तिरछा भी चले जाओगे, देखो ये बिल्कुल, देखो सारे अवयवी कणों के सेंटर से होके आ रहे हैं। इधर भी चले जाओगे तो अवयवी कणों के सेंटर से ही होके आ रहे हैं। अर्थात क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ एक ऐसा ठोस पदार्थ होता है जिसमें अवयवी कण की व्यवस्था निश्चित पैटर्न पर होती है, निश्चित व्यवस्था में होती है। अच्छा, जैसे मैं अक्रिस्टलीय ठोस को देखता हूं, देखो एक तो व्यवस्था या तो बिगड़ी हुई पहले से ही होती है, अर्थात कोई निश्चित ऑर्डर नहीं होता है। और बाय चांस अक्रिस्टलीय ठोस में कभी ऑर्डर हुआ भी, जैसे ऊपर कुछ ऑर्डर दिख भी रहा है, पहली लाइन पूरे ऑर्डर पे दिखी, दूसरी लाइन पूरे ऑर्डर पे दिखी, ऑर्डर तीसरी लाइन से बिगड़ने लगा। तो अगर ऑर्डर जरा सा भी बिगड़ गया है तो फिर हम उसको अक्रिस्टलीय ठोस में सम्मिलित करेंगे, क्रिस्टलीय ठोस में सम्मिलित नहीं करेंगे। अर्थात अक्रिस्टलीय ठोस में या तो अवयवी कण निश्चित व्यवस्था पर होते ही नहीं है, अगर यदि अवयवी कण निश्चित व्यवस्था पर होते ही हैं तो कुछ देर बाद यह निश्चित व्यवस्था अपने आप टूट जाती है, समाप्त होने लगती है। तो बेटा क्योंकि मुझे चीजें यहां लिखनी चाहिए और जगह है नहीं, तो मैं बिल्कुल वैसे ही काम करूंगा कि मैं इधर की तरफ क्रिस्टलीय ठोस के विषय में लिखूंगा और इस साइड पे मैं लिखूंगा अक्रिस्टलीय ठोस की व्यवस्था में। रुक जाओ, एक और सुनो, क्या इसमें शुरू से लास्ट तक कणों की व्यवस्था निश्चित पैटर्न पर है? हाँ, तो कहते हैं लोग इसी बात को कि शुरू से लास्ट तक पूरी व्यवस्था निश्चित है। पूरी व्यवस्था जिसको कहते हो टनाटन व्यवस्था है, नहीं कह देते हो? हम लोग इसी व्यवस्था को कहते हैं अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित पैटर्न पर है और दीर्घ परासी है। दीर्घ परासी का मतलब लॉन्ग रेंज है, लॉन्ग रेंज में भी बिल्कुल व्यवस्था बनी हुई है। अच्छा, क्या इनको लॉन्ग रेंज कहते हैं? नहीं, क्योंकि इनकी रेंज कुछ ही देर तक अच्छी चली और फिर इसके बाद इनकी रेंज क्या होनी हो गई? बिगड़ना स्टार्ट हो गई। तो मैं बहुत सारी चीजों को ना लेकर मैं यही लिख देता हूं, खत्म कर यार, उधर नहीं लिखते हैं, यही लिखेंगे। ये होते हैं दीर्घ परासी, अर्थात इनका रेंज लॉन्ग होता है, दीर्घ पास लास्ट से शुरू से लास्ट तक बिल्कुल व्यवस्था निश्चित है। और ये होते हैं लघु परासी। एक और चीज अगर याद रखना चाहते हो याद कर सकते हो, क्या चीज याद रखना चाहते हो? यहां लिखते हैं पहले इसका, क्रिस्टलीय का अवयवी कणों की व्यवस्था, अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित क्रम में होती है। तो अवयवी कणों की व्यवस्था कैसे क्रम में है? निश्चित क्रम में है। और यहां अवयवी कणों की व्यवस्था का क्रम आप लिख सकते हैं निश्चित नहीं या अनिश्चित भी लिख सकते हैं। तो अवयवी कणों की व्यवस्था का जो क्रम है वो निश्चित नहीं है। तो बेटा आप एक काम करो, इसको नोट करो, एक और क्वेश्चन अपने आप बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला है। कहता है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर क्या होता है, उसको पढ़ते हैं।
देखो अपने यहाँ क्या आता है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस दोनों में डिफरेंस पूछ लेता है, और दोनों का ही डिफरेंस पुराने नियमों के आधार पर कि बीच से भैया एक लाइन ड्रॉ कर ली, एक तरफ आपने क्रिस्टलीय ठोस लिख लिए और दूसरी ओर आपने लिख लिए अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड का जो डिफरेंस है वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे, एक एक नंबर को देखेंगे और उसको क्लियर करते हुए चलेंगे। पहले ही नंबर पर लिखा हुआ है अवयवी कणों की व्यवस्था एक निश्चित क्रम में होती है। देखो आपने इसके पहले भी देखा था और अभी भी देखो बना है, सारे के सारे अवयवी कण एक कैसी व्यवस्था पर है, निश्चित। अगर आप एक गोले के केंद्र से चलना स्टार्ट करते हो, देखो आप सब गोलों के केंद्र से ही होकर जाते हैं, और आप यहां भी लाइन को ड्रॉ करते हैं तो आप सभी गोलों के केंद्र से ही होकर जाते हैं। अर्थात शुरू से लास्ट तक अगर देखा जाए अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित पैटर्न पर आधारित है। लेकिन जब यहीं पर बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोस की, देखो अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित क्रम में नहीं होती है, कोई भी निश्चित क्रम नहीं है। सब अवयवी कण उल्टे सीधे क्रम में जहां पड़े हैं वैसे ही पड़े हुए हैं, कोई निश्चित क्रम नहीं है। आगे कहता है दीर्घ पराशी है। दीर्घ पराशी का मतलब कणों की व्यवस्था कहां तक बनी हुई है, टोटली शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी व्यवस्था बनी है, अर्थात दीर्घ पराशी है। इसके रेंज जो है वो लॉन्ग रेंज है, इनको कहते हैं। और लघु पराशी क्यों होते हैं, हो सकता है कुछ दूर तक व्यवस्था बनी हो इसके बाद बिगड़ जाए, लेकिन लॉन्ग रेंज नहीं होते, अर्थात शुरू से लास्ट तक की इनकी व्यवस्था सही नहीं होती। एक तो व्यवस्था बिगड़ी ही है, और व्यवस्था अगर अच्छी भी होती तो कुछ ही दूर तक आप सही कणों की व्यवस्था बनाते, इसके बाद बिगड़ी हुई होती। नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे, कहता है आकृति निश्चित होती है। अरे बेटा अगर कणों की व्यवस्था का क्रम निश्चित है, निश्चित जगहों पर ही अवयवी कण जुड़े हैं, तो फिर बेटा ऐसे पदार्थों की जो आकृति होती है वो भी निश्चित होती है। अब जैसे मेरे पास ये चौक का टुकड़ा है, इसकी आकृति निश्चित है। अगर मैं इसकी आकृति को बदलना भी चाहूंगा तो मैं आकृति को बदलने के चक्कर में इसको तोड़ दूंगा, लेकिन इसकी आकृति को हम बदल नहीं पाएंगे, निश्चित आकृति है, क्योंकि सारे इसमें जितने भी कण चिपके होंगे चौक के, कैल्शियम कार्बोनेट के, वो सारे अवयवी कण अपनी निश्चित पैटर्न की व्यवस्था पर जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर मैं यही रबड़ पे देख लेता, प्लास्टिक पे देख लेता, तो आपने प्लास्टिक को देखा भी होगा, आपने प्लास्टिक को मोड़ रखा होता है, मोड़ दिया प्लास्टिक को, अर्थात उसके कण निश्चित व्यवस्था पर होते भी नहीं है, और दूसरा इसकी आकृति भी निश्चित नहीं होती। आप पेन को ले लीजिए, प्लास्टिक मोड़ दीजिए, मुड़ जाएगा, मुड़ गया, इसका मतलब इसकी आकृति निश्चित नहीं है। मुड़ जाए आकृति निश्चित नहीं है, मोड़ने पर टूट जाए इसका मतलब आकृति निश्चित थी। तो बहुत जगहों पर आप इन चीजों को देखोगे, आकृति कब निश्चित है कब निश्चित नहीं है। आगे चलेंगे, कहता है गलनांक निश्चित एवं तीव्र होते हैं। अब यार इस शब्द का मतलब क्या है, गलनांक निश्चित एवं तीव्र होते हैं। देखो मैं क्या बताता हूं, इसका अर्थ क्या है। जैसे कोई क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, अगर हम इसको गर्म करके पिघलाना चाहें तो सोचो गर्म करके पिघलाने पर होता क्या है। मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको चीजों को और अच्छा समझा सकता हूं। जैसे इसका गलनांक है 100 डिग्री सेल्सियस, ऐसा मानते हैं। आप जब 98 डिग्री आपने टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट किया इसको पिघलाने के लिए, आपने टेम्परेचर 90 किया, एक भी पार्टिकल पिघलेगा नहीं। अभी आपने 91 कर डिग्री सेल्सियस, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 डिग्री सी भी कर दिया टेम्परेचर, लेकिन इस कंडीशन पे भी एक भी कण पिघल कर अलग होने वाला नहीं। 99.9 डिग्री सी कर दिया, एक भी कण नहीं पिघला है। लेकिन जैसे ही 99.9 डिग्री सी से बढ़ाकर 100 डिग्री सी किया, एक साथ पूरा पदार्थ पिघल के अलग हो गया, अर्थात एक साथ पूरा पदार्थ पिघल गया। इसका मतलब है इसका गलनांक जो था वो कैसा था, निश्चित था। 99.9 डिग्री सेल्सियस तक कुछ भी चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही जरा से ही टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया, एक साथ पूरा पदार्थ पिघल गया। जब कोई पदार्थ एक साथ पूर्ण रूप से पिघल जाए, सारे अवयवी कण आपस में बॉन्ड तोड़कर पिघल जाएं, ऐसे गलनांक को आप क्या कहते हो, निश्चित। और तीव्र शार्प होते हैं, शार्प का मतलब एक पॉइंट पर होते हैं। जैसे 99.9 पर नहीं था, 100 पे था, बिल्कुल फिक्स पॉइंट होगा इनके गलनांक का।
लेकिन इनके गलनांक का फिक्स पॉइंट किन पर होगा? क्रिस्टली सॉलिड पर। अगर कभी कोई बच्चा ऐसा आपसे पूछे भी, वैसे नंबर नहीं आने वाला, लेकिन अगर पूछ ले कि आखिर क्रिस्टली ठोस पदार्थों का गलनांक ही निश्चित क्यों है, क्या रीजन जानते हो? मैं बिल्कुल बता सकता हूं। अच्छा यार ये बताओ, क्रिस्टली ठोस पदार्थ के कण जो हैं उनकी दूरी आपस में कैसी है? निश्चित। तो मैं क्या सोचता हूं, सारे कणों के बीच में जितने भी कण हैं इसमें, उन सारे कणों के बीच में निश्चित आकर्षण बल लग रहा होगा, और निश्चित आकर्षण बल को तोड़ने के लिए टेम्परेचर भी कैसा चाहिए? निश्चित। और जैसे ही आपने टेम्परेचर को वो सर्टेन वैल्यू दी, एक साथ पूरे बॉन्ड, क्योंकि समान क्षमता के बॉन्ड लग रहे थे, एक साथ सारे बॉन्ड टूट गए और उनका गलनांक हो गया निश्चित। लेकिन यही चीज मैं जब आकर देखता हूं अक्रिस्टली सॉलिड में, एक तो देखो कोई कण एक दूसरे से देखो नजदीक भी है, तो कोई कण एक दूसरे से ज्यादा दूरी पर है, तो क्या आपको लगता है इन कणों के बीच में आकर्षण बल सेम लग रहा होगा? कभी नहीं लगेगा। दो कण नजदीक है, आकर्षण बल ज्यादा है, कण दूर हो गया तो आकर्षण बल कम। अर्थात किन्हीं कणों के बीच आकर्षण बल ज्यादा और किन्हीं कणों के बीच आकर्षण बल कम। क्योंकि सर जी आकर्षण बल क्यों सिखा रहे हो? गलनांक पे चलो, अब चलते हैं गलनांक पर। गलनांक अनिश्चित होता है। गलनांक अनिश्चित का पहले मैं अर्थ समझा देता हूं। मतलब जैसे आपने रबड़ को लिया, ऐसा मुझे रबड़ का बिल्कुल नॉलेज नहीं है कि टेम्परेचर सर जी आप याद करके रखो, लेकिन मैं एक अंदाजा बताता हूं आपको। आपने रबड़ को गर्म करना स्टार्ट किया, रबड़ का अगर आपने इसको गर्म किया 10 डिग्री सेल्सियस, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 डिग्री सी से ये पिघलना स्टार्ट करेगा, मेल्ट होना स्टार्ट करेगा। प्लास्टिक होगा 90 डिग्री सी से स्टार्ट करेगा, 91 पे भी पिघलेगा, 92 पे भी पिघलेगा, 93, 94, 95, और ये पिघलते पिघलते पहुंच गया 130 डिग्री सेल्सियस। मतलब स्टार्ट कहाँ से हुआ था? 90 से, पिघलता कहाँ तक रहा? 130 तक। और जब 130 टेम्परेचर कर दिया, 90 से चालू हुआ, 130 पर पूरी तरीके से पिघल गया। अभी मैं पूछूं क्या इसका गलनांक निश्चित था? नहीं। स्टार्ट इसने 90 पर किया था, खत्म इसने 130 पर किया, तो निश्चित कहां हो गया? इसका मतलब ये 90 से 30 इसका क्या है? परास। परास अगर पूछता है तो इसका मतलब रेंज की डिमांड कर रहा है। हिंदी में लिख गया परास, आप टेंशन में हो, रेंज लिख गया, खुश होकर अरे क्या रेंज बता देते हैं। रेंज क्या होता है? मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू। मैं पूछता हूं कि पढ़ाई की रेंज क्या है, तो कहते हो 0 घंटे से 6 घंटे। मिनिमम पढ़ाई करेंगे 0 घंटे, मैक्सिमम पढ़ाई करेंगे 6 घंटे, ये रेंज है। कोई भी व्यक्ति से मैं पूछता हूं आप दिन में कितना कमा लेते हो, कहता है कि 100 रुपए से 150 रुपए, तो ये उसकी रेंज हो गई। मिनिमम कमाएगा 100 रुपए, मैक्सिमम कमाएगा 150 रुपए। तो रेंज का मतलब समझ पा रहे हो? सेम कैटेगरी में इसमें निश्चित नहीं है, इसमें रेंज पर चलता है। निश्चित होता तो ये 90 पर ही पूरा का पूरा पिघल जाता। पूछता सर 90 पर पूरा का पूरा क्यों नहीं पिघला था? देखो सोचो, जो कण आपस में दूर थे, इनके बीच का बॉन्ड था कमजोर, ये 90 पर ही टूट गया। इसका मतलब पिघलना तो यहीं से स्टार्ट हो गया। लेकिन जो कण आपस में बिल्कुल थे नजदीक, उनके बीच का आकर्षण बल भी उतना ज्यादा था। ये कितने पे टूटा? 130 पर। तो क्योंकि बॉन्ड ही, आकर्षण बल ही निश्चित नहीं है, कमजोर आकर्षण बल 90 से टूटा, उससे और आकर्षण बल 91, 92, 93 पे टूटा होगा, और सबसे हाईएस्ट आकर्षण बल वाला अणु कितने पर टूटा होगा? 130 पर। तो इनका रेंज बन के तैयार हुआ। तो ध्यान रखने वाली बात है। क्या ये गलनांक वाली बात समझ पा रहे हो आप? अब आ जाते हैं नेक्स्ट नंबर पे, कहता है विषमदैशिक होता है। विषमदैशिक का मतलब देखो ऐसा है, आप इस कण, इस पूरे ठोस पदार्थ पे रैंडमली आप कहीं पर भी अपना, यहां पे मैंने स्थान चुन लिया, देखो ये पॉइंट दिख पा रहा है आप लोगों को? देखो यहां से चले आएंगे, इस तरफ आएंगे, आपको कोई भी अवयवीकरण नहीं मिलेगा। इसका मतलब इस सिरे का अगर अपवर्तनांक आप चेक करोगे, अवयवीकरण कम है, अपवर्तनांक कम होगा। आप इस सामने चले आओगे तो अपवर्तनांक कम होगा, क्योंकि कोई कण नहीं मिला। इस सामने चले आओगे अपवर्तनांक कम होगा, ऊपर चले जाओगे अपवर्तनांक कम होगा। लेकिन अगर आप अन्य किसी डायरेक्शन पे चलते हो, अब आपको कण पार करने पड़ रहे हैं, इसका मतलब इस कंडीशन पर अपवर्तनांक कैसा होगा? अधिक होगा। अर्थात आप जैसे ही अपनी दिशा को बदल देते हो, इसका अपवर्तनांक भी बदल जाता है। क्योंकि जब हम इस साइड पे आ रहे थे, एक भी कण आपको नहीं मिला था, लेकिन इस साइड पे आए तो कण मिलने स्टार्ट हो गए। इसका मतलब अपवर्तनांक चेंज होता है अगर हम डायरेक्शन को बदल देते हैं। देखो मैंने पहले ये डायरेक्शन रखी थी, ये कोई भी पार्टिकल नहीं मिला था, अब ये डायरेक्शन रख दी तो पार्टिकल ही पार्टिकल मिलने लगे,
अपवर्तनांक बढ़ गया, लेकिन उसमें चलेंगे, उसमें भी रैंडमली कहीं पर रख दो, कहीं भी दिशा में जाओ, ऊपर जाओ, यहां जाओ, किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, आपको कण से होकर गुजरना ही पड़ेगा। और क्योंकि कण से होकर गुजरना ही पड़ेगा, इसका मतलब सारे दिशाओं में अपवर्तनांक सेम रहेगा। क्योंकि जब कण से नहीं गुजरते हैं अपवर्तनांक कम होता है, लेकिन जब कण से गुजरते हैं तो कण अपना अपवर्तनांक जरूर दिखाता है। तो इसलिए मैंने लिखा है कि यह विषमदेशिक होता है। विषम का मतलब दिशा बदल दोगे अपवर्तनांक बदल जाएगा। इसमें आप दिशा बदल दीजिए, आपको कण से होकर ही जाना पड़ेगा, अर्थात दिशा चाहे जितनी बदल दो लेकिन अपवर्तनांक सेम रहेगा। इसलिए मैंने यहां पर लिखा है समदैशिक। एक और नंबर पर चलेंगे, कहता है शीतलन वक्र असतत होता है। असतत का मतलब है कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। देखो कॉन्टिन्यूअस तो ये था, बिल्कुल एक रेंज में चला रहा था बढ़िया ढंग से, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं। देखो होता क्या है, शीतलन वक्र का मतलब जानते हो, पदार्थ जब ये द्रव अवस्था में होगा, कौन सा पदार्थ द्रव अवस्था में होगा, क्रिस्टली वाला। अभी नाम इसका क्रिस्टली ठोस है, लेकिन पहले ये कौन सी अवस्था में होगा, द्रव। फिर हमने इसको किया ठंडा, और ठंडा करने पर ये धीरे धीरे द्रव के रूप में, सॉलिड के रूप में, ठोस के रूप में सेट हो गया। लेकिन जब मैंने इसको ठंडा करके द्रव से ठोस में बदला, मैंने समय का भी ध्यान रखा और मैंने टेम्परेचर का भी ध्यान रखा, और बाद में मैंने समय और टेम्परेचर के बीच एक ग्राफ भी खींच दिया। तो किसी द्रव पदार्थ को ठंडा करते हुए, उसे ठोस रूप में बदलते हुए जब हमने उसके समय और ताप के बीच का ग्राफ खींचा, हम इस ग्राफ को कहते हैं शीतलन वक्र। क्योंकि आपने द्रव को क्या किया था, ठंडा करके ग्राफ खींचा है। ठंडा को शीतलन और ग्राफ को वक्र। तो शीतलन वक्र जो होता है वो असतत होता है। आप कभी भी शीतलन वक्र खींचोगे, आपको देखो कॉन्टिन्यूअस नहीं मिलेगा। पहला ग्राफ डाउन हुआ, अब कहोगे सर जी ये क्या बवंडर है। अगर समझना चाहोगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा। समझो, देखो इसको, इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। बच्चा नहीं जान पाता तो भाई बात ही अलग है, लेकिन अगर जान लेता है, और जानना भी चाहिए हर हालत में। मैं तो ये कहता हूं, ये टेम्परेचर इधर की ओर क्या होगा, बढ़ेगा। और बल्कि मैं तो एक काम कर रहा हूं, इधर की ओर टेम्परेचर को क्या कराते हैं, सॉरी, इधर समय क्या होगा, और ऊपर की ओर जाने पर टेम्परेचर क्या होगा, बढ़े। लेकिन नीचे की ओर आने पर देखो, अगर हम ग्राफ के इस पॉइंट से इस पॉइंट की ओर जाएं, तो देखो हम तिरछा चल रहे हैं ना। इससे तिरछा जाने का मतलब है लेफ्ट टू राइट भी चल रहे हैं और अप टू डाउन भी चल रहे हैं। तो लेफ्ट टू राइट चलने पर इसका मतलब समय बढ़ रहा है, और ऊपर से नीचे आने का मतलब ताप घट रहा है। तो द्रव पदार्थ को जब ठंडा करेंगे उसका ताप घटेगा, एक निश्चित सीमा तक ताप घटेगा, और फिर उसका इस कंडीशन से इस कंडीशन तक ताप नहीं घटेगा। कोई कहेगा सर जी क्यों ताप नहीं घटेगा, क्योंकि इस कंडीशन से इस कंडीशन तक समय तो बीतेगा, लेकिन बेटा जब आप इसको ठंडा कर रहे होगे उस समय टेम्परेचर इसलिए नहीं घटेगा क्योंकि उस समय निकाय सिस्टम वर्क कर रहा होगा, काम कर रहा होगा, तो वो ताप में परिवर्तन नहीं होने देगा। कैसे नहीं होने देगा ताप में परिवर्तन, उस समय आप टेम्परेचर को जितना घटा रहे हो, निकाय उस एनर्जी से पदार्थ को द्रव से अवस्था से कौन सी अवस्था पर ले जा रहा है, ठोस। आपने टेम्परेचर जैसे ही घटाया उसका इफेक्ट इसलिए नहीं दिखा क्योंकि निकाय ने उस टेम्परेचर में आने वाली कमी के द्वारा क्या कर लिया, वर्क। और वर्क क्या किया, पदार्थ को द्रव अवस्था से कौन सी अवस्था में बदल दिया, ठोस अवस्था। जैसे मैं क्या बोलता हूं, जब भी कभी किसी तरह को, एक और चीज मैं इसमें बताऊं शायद आप समझ जाएं और भी अच्छे ढंग से। द्रव पदार्थ का जैसे जल का क्वथनांक 100 डिग्री है, तो आप जब किसी भी जल को अगर जल को गर्म करते हैं, उसका टेम्परेचर केवल खुले बर्तन पे कितने डिग्री तक जाता है, 100 डिग्री तक। हम कहते हैं 150 क्यों नहीं जाता है, तो आप कहोगे सर 100 तक जाएगा, इसके अगर आगे टेम्परेचर बढ़ाओगे 110 कर दोगे तो 100 डिग्री तक तो वो टेम्परेचर जाएगा। जो एक्स्ट्रा 10 डिग्री बढ़ा दिया है वो उस एक्स्ट्रा 10 डिग्री से वो अपने आप को कायम बदल लेगा वाष्प में, तो टेम्परेचर तो 100 ही रह जाएगा। इसका मतलब वो जो एक्स्ट्रा 10 डिग्री टेम्परेचर दिया है वो टेम्परेचर बढ़ाएगा नहीं, बल्कि उस टेम्परेचर से क्या कर लेगा, वर्क। कौन सा वर्क कर लेगा, अपने आप को वाष्प में बदल लेगा। तो इन्होंने भी टेम्परेचर कम किया, एक निश्चित हद तक तो कम हुआ, लेकिन निश्चित हद के बाद टेम्परेचर को आप कम करते रहे होंगे,
लेकिन टेम्परेचर इसलिए कम नहीं हुआ क्योंकि टेम्परेचर में जो कमी थी वो काहे में लग रही थी, काम करने में। क्या काम करने में लग रही थी, पदार्थ को द्रव अवस्था से ठोस। और एक बार पदार्थ ठोस अवस्था में बदल गया, इसके बाद फिर टेम्परेचर कम होने लगा। टेम्परेचर केवल उतनी देर कम नहीं होगा जितनी देर वो द्रव पदार्थ द्रव अवस्था से कौन सी अवस्था पर जा रहा है, ठोस अवस्था में। क्योंकि उतनी देर जितना आपने टेम्परेचर कम किया होगा वो कहेगा भैया टेम्परेचर कम होने दे, उतना तो हम काम करेंगे उतनी देर। क्या काम करेगा, द्रव अवस्था को कौन सी अवस्था में बदलने का, ठोस अवस्था। एक बार द्रव से ठोस बदल गया, अब फिर उसका टेम्परेचर कम होने लगेगा, क्योंकि जैसे ठोस बदल गया अब तो उसको काम करना ही नहीं है। अब काम नहीं करना है तो फिर से टेम्परेचर डाउन हो गया। लेकिन अब जब आप इस पर आते हो, इस द्रव पदार्थ को लेकर ठंडा करते हो, मैंने बताया था ना, धीरे धीरे ये द्रव से ठोस में भी बदलता रहेगा और धीरे धीरे टेम्परेचर को कम भी करता रहेगा। दोनों काम ये कर सकता है, क्योंकि एक साथ इसके सारे कण ठोस अवस्था में नहीं आएंगे। कोई कण पहले ठोस अवस्था में आ जाएगा तो कोई कण बाद में, कोई कण उसके ही बाद में, कोई कण उसके ही बाद में। सुस्त हैं, कहते हैं सारे कणों को एक साथ ठोस में बदल दो, कहते हैं ना भैया, हमें आक्रिस्टली, और आक्रिस्टली में चलता है रेंज, और रेंज का मतलब है ये 10 डिग्री सेल्सियस से जमना स्टार्ट करेगा तो 0 डिग्री सेल्सियस तक जमता ही रहेगा, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके जमता ही रहेगा। इसलिए टेम्परेचर भी घटता रहेगा और समय भी बीतता रहेगा, और कहीं पर भी वो कंडीशन नहीं आएगी एक साथ द्रव से ठोस में बदलने की, क्योंकि ये धीरे धीरे द्रव के ठोस में बदलता रहता है और धीरे धीरे इसका टेम्परेचर भी कम होता रहता है। तो इसका वक्र जो होता है वो बेटा सतत आता है, कंटिन्यूअस, और इसका वक्र देखो डिसकंटिन्यूअस हो गया। यहां तक घटा, फिर इतनी देर कुछ नहीं हुआ, फिर यहां से घटा, तो इसका कंटिन्यूअस टेम्परेचर का ग्राफ नहीं आया है। तो शीतलन वक्र जो होता है वो सतत नहीं होता है, शीतलन वक्र सतत होता है। अगले नंबर पे चलते हैं, कहता है काटने पर स्पष्ट विदलन। देखो इसको चाकू से काटोगे, यहां से काट दिया, सारे के सारे कण देखो एक साथ अलग हो गए। देखो ये बात तो अच्छे ढंग से समझ लो कि परमाणु को आप काट नहीं पाओगे चाकू से। जो चाकू लेके बैठ जाओगे तो परमाणुओं को आज उड़ा देंगे, संभव नहीं। समझ लो, वैज्ञानिकों को न जाने कितना समय लग गया परमाणु से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालने में, तुम चाकू से काटने पे तुले हुए हो परमाणुओं को। तो कि परमाणु को 20 से चाकू से काट देंगे, कटेगा कहां, जहां परमाणु के बॉन्ड बने हुए हैं। तो दो परमाणुओं के 20 से काटोगे बिल्कुल चिकनी सतह पर कटेगा। लेकिन सोचो इसको काटने के लिए जाएंगे तो यहां तक तो चिकनी सतह पर कटेगा, फिर तिरछा कटेगा, फिर इधर कटेगा, फिर ऐसे कटेगा। तो देखो ये टेढ़ा मेढ़ा कटेगा। तो वहां क्या लिखा है, जो काटने पर स्पष्ट विदलन होता है, साफ सतह निकलती है, लेकिन यहां काटने पर स्पष्ट विदलन नहीं होता, साफ सतह टेढ़ी मेढ़ी उधरी खुदरी सतह मिलती है यहां। नेक्स्ट नंबर पे कहता है वास्तविक ठोस। वास्तव में अगर ठोस देखा जाए तो यही है, क्या है, बिल्कुल व्यवस्था अच्छी है। और वह कैसे ठोस है, अतिशीतित द्रव या काल्पनिक। काल्पनिक ठोस तो मैं मान लेता हूं कि मतलब इनको ठोस मान लिया गया है, लेकिन इनके अंदर पूरी की पूरी ठोस की प्रॉपर्टी नहीं है। कहोगे सर जी ठोस की प्रॉपर्टी क्यों नहीं है, उसको भी सुनो, यह भी क्वेश्चन बहुत आया है बोर्ड परीक्षाओं में। अक्रिस्टलीय ठोस अतिशीतित द्रव होते हैं। कहो सर जी अतिशीतित का मतलब, अति का मतलब बहुत ज्यादा, शीतित का मतलब ठंडे की हुए द्रव। अच्छा, द्रवों का एक प्रॉपर्टी होता है कि द्रव हमेशा ऊपर से नीचे की ओर क्या होते हैं, बहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस भी ऊपर से नीचे की ओर क्या होते हैं, बहते हैं। अगर आप किसी भी पुरानी बिल्डिंग के कांच के दरवाजे या खिड़कियों को देखोगे जो कई 100 साल पुराने या कई साल पुराने, 1-2 साल पुराने मत लेके आना। जैसे कोई पुरानी बिल्डिंग है, पड़ी हुई है सरकारी बिल्डिंग या कोई भी, और उसमें से 100 साल के पहले हो गए, अब उसमें कांच के दरवाजे या खिड़कियां लगी थी। आप कांच की खिड़कियों या दरवाजों को देखोगे, आप साइड से देखोगे ऊपर की तरफ कांच पतला है और नीचे की तरफ कांच कैसा है, मोटा है। आप इस बात को पाओगे। इसका मतलब कांच के टुकड़े ऊपर से या कांच के अवयवी कण ऊपर से बहते हुए कहां गए हैं, नीचे। अच्छा, क्या ठोस पदार्थ में कणों के बहने का गुण होता है? बिल्कुल भी नहीं। बहने का गुण किसमें होता है, द्रवों में। इसका मतलब हमारा जो अक्रिस्टलीय ठोस है ये तो द्रव की तरह व्यवहार कर रहा है। हाँ, मैं ये मानता हूं कि ये व्यवहार ना जाने कितने 100 सालों में हुआ होगा, लेकिन फिर भी बहने का गुण तो आ गया। अगर ये बह रहा है ऊपर से नीचे की ओर तो हम इसको कहेंगे अतिशीतित द्रव। ये अक्रिस्टलीय ठोस बिल्कुल वैसा होता है जैसे ठंडा किया हुआ द्रव, क्योंकि ठंडा द्रव को भी कितना भी ठंडा कर दो फिर भी ये कुछ ना कुछ ऊपर से नीचे की ओर क्या होगा, बहता हुआ रहेगा। नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं,
गलन ऊष्मा निश्चित, वही अगर गलनांक निश्चित है तो आपको एक निश्चित अमाउंट ऑफ एनर्जी ही देनी पड़ेगी इसको पिघलाने के लिए। और क्योंकि इसका गलनांक निश्चित नहीं है तो इसको थोड़े से स्टार्ट होगा पिघलना, और आप ज्यादा एनर्जी दोगे तब तक ये पिघलता रहेगा। निश्चित एनर्जी देनी पड़ी पिघलाने के लिए, और इसमें निश्चित एनर्जी नहीं बल्कि एक रेंज में एनर्जी देनी पड़ी पिघलाने के लिए, इसलिए निश्चित नहीं। एक और नंबर, अब नंबर क्या बचा है भैया, अब इतना बचा है कि अगर इसका एग्जाम्पल पूछ ले, सोडियम। सोडियम अगर देखा जाए एक प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस है, हालांकि ज्यादातर बच्चों ने इसको देखा होगा, मिट्टी के तेल पे डूबा हुआ रखा रहता है। सोडियम क्लोराइड साधारण नमक कहते हैं, यह भी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। जिंक, यह भी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। अक्रिस्टलीय में आओगे तो कांच, रबर और प्लास्टिक, ये सारे के सारे अक्रिस्टलीय ठोस है। तो भैया क्या ये बातें जान गए हो ना अभी? तो अब बाकी की चीजों को पढ़ेंगे अगली क्लास में।